नमस्कार। जेपीएससी सिविल सर्विसेज के फाइनल परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। 342 कैंडिडेट इस परीक्षा में सफल हुए हैं। टॉपर जो बने हैं वह आशीष अक्षत हैं, मूल रूप से धनबाद के रहने वाले हैं, फिलहाल दिल्ली में है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आशीष, पहले तो बहुत बधाई आपको, टॉपर बन गए, सिर्फ सफल नहीं हुए हैं परीक्षा में आप। थैंक यू सनी जी। पूरा स्टेट आपके बारे में जानना चाह रहा है, आपको सुनना चाह रहा है। आप अपने बारे में खुद ही बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई हुई आपकी। जी तो मैं मूलतः धनबाद का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10वीं कक्षा जो है वो धनबाद से डिनोबली स्कूल CMRI से पास की थी। उसके बाद मैंने 12th DAV बोकारो से किया था। उसके बाद 12th के बाद मैं NIT जमशेदपुर में मेरा AIEEE में चयन हुआ था और उसके थ्रू मैंने NIT जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद कॉलेज खत्म करने के बाद मैं उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब करने लगा। एंड उस जॉब के बाद थोड़ी बहुत, क्योंकि सिविल सर्विसेज करने की हमेशा से ही रही है, हमेशा ही ख्वाहिश रही है। और क्योंकि फैमिली में भी पापा थे तो वो हमेशा एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहे हैं इस चीज के लिए। तो फिर सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की, थोड़े कुछ सालों के लिए मैंने जॉब जॉब भी छोड़ा था। फिर उसमें UPSC की भी प्रयास मैंने किए। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि जॉब के साथ ही मुझे देना चाहिए सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट। तो उसके बाद मैं फिर जॉब के साथ देने लगा। अभी भी मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ, वर्किंग हूँ अभी। और उसके JPSC में मेरा सफर, ये मेरा दूसरा प्रयास है, जिसमें मैं लास्ट वाले में भी मैं इंटरव्यू तक गया था। बट किसी कारणवश मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। बट हाँ, आई एम हैप्पी कि इस बार काफी दिनों के परिश्रम के बाद इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो ये NIT से कब आपने बीटेक किया था? मैंने NIT ग्रेजुएट किया था 2016 में, 16 सिविल में। इंजीनियरिंग में। जी, तो 16 के NIT बाद से जमशेदपुर से। कंटिन्यू जॉब में ही है आप? हाँ, उसके बाद मैंने जॉब किया, फिर छोड़ा भी जॉब बीच के 2-3 साल के लिए, और सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। बट मैंने फिर से जॉब ज्वाइन किया। और मतलब इसमें इसमें तो ये था कि मैं निरंतर ही पढ़ रहा था और जॉब के साथ ही मैं तैयारी भी कर रहा था। तो ये अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग बीटेक या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर सिविल सर्विसेज की ओर आते हैं। इसके पीछे का जी। कारण क्या है? क्योंकि आप तो जॉब कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है किसी अच्छी कंपनी में होंगे, सैलरी वगैरह भी अच्छा होगा। अ, देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि सिविल सर्विसेज में आने का जो प्रेरणा है वो हमेशा से मेरे पापा ही रहे हैं, क्योंकि वो भी ऑलरेडी एक सिविल सर्वेंट रहे हैं झारखंड में ही। तो अच्छा। उनसे ही प्रेरणा लेके हमेशा से ही रहा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो दैट इज वाई जॉब तो ऑलरेडी, ऑल्दो मैंने NIT से ही सिविल इंजीनियरिंग करी और उसका जॉब भी किया, बट वो हमेशा से ही अंदर में था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। एंड माई फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी पुलिस सर्विस, झारखंड के ही लोगों को सर्व करना है, तो इसीलिए। अच्छा, पापा रिटायर हो चुके हैं? जी, वो रिटायर्ड हैं। अच्छा। तो ये आपने एक चीज बताया कि आप पिछली बार भी पास हुए थे और इंटरव्यू तक पहुंचे। जी। अक्सर यही देखा जाता है कि वहां तक पहुंचने के बाद लोग टूट जाते हैं। इस बार भी जी। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू दिए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके मन में फिलहाल बहुत घोर निराशा होगी। तो एक जी। इंस्पिरेशन के तौर पर भी आपको लोग देख रहे हैं। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो कई लोग लिख रहे हैं कि आशीष अक्षत से खास करके वे छात्र जरूर सीख लें जो इस बार असफल हुए हैं, कि असफल होने के बाद भी न सिर्फ सफलता पाई जा सकती है बल्कि टॉपर बना जा सकता है। जी। आपका क्या मैसेज रहेगा उन कैंडिडेट को? आपने सही कहा। काफी सारे, ऐसा नहीं है कि असफलताएं नहीं मिली हैं। ये एक ऐसी जर्नी है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जहां पे आपको, अगर बहुत आप लकी रहे तो आपका बहुत जल्दी ही सिलेक्शन हो जाता है। बट मैं उनमें से हूं जिनका जो कुछ असफल प्रयासों के बाद भी मैं लगा रहा। और हमेशा मेरे जहन में था कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे हमेशा ही अपनी पढ़ाई करते रहनी चाहिए और हमेशा नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते रहता था मैं। और आई थिंक उसी का फलस्वरूप है कि आज इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है JPSC में। तो मैं बाकी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि कभी भी रिजल्ट्स को लेकर के निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम हो रहा है तो कुछ लिमिटेड ही सीट्स हैं जिसपे सिलेक्शंस होगा। तो हमेशा फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव लेना चाहिए, ना कि एन अपॉर्चुनिटी टू रिग्रेट।
तो मैंने हमेशा अपने जो भी असफल प्रयास रहे उससे मैंने कुछ सीखा और उसको, और 4-5 दिन लगते हैं थोड़ा बाहर आने में, लेकिन 4-5 दिन, हफ्ते, 10 दिन के बाद अपने आप को बैक करके अपनी जो कमियां रही हैं उन पे ज्यादा वर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर कैंडिडेट को पता होता है कि उनके कमी क्या क्या रही होगी। तो मुझे लगता है कि उन कमियों पे ज्यादा फोकस करें और उन कमियों को आप सुधारें, और मेरे हिसाब से फिर रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी फिर। आपको लग रहा था, विश्वास था कि इस बार अच्छा खासा रैंक आएगा? अ, देखिए, रैंक 1 का तो मुझे आई थिंक किसी को भी ऐसा भरोसा नहीं रहता है, लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर विश्वास था कि मेरा नाम इस बार मेरिट लिस्ट में होना चाहिए, और वो थोड़ा प्रबल हो जाता है जब आपका इंटरव्यू कॉल आ जाता है, तो फिर आप एक संभावित हो जाते हैं कैंडिडेट। तो मुझे ये जरूर था कि इंटरव्यू कॉल आया है तो मैंने अच्छा एग्जाम लिखा था, मेंस भी मैंने अच्छा लिखा था और इंटरव्यू मेरी अच्छी गई थी, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा नाम लिस्ट में जरूर रहेगा, टॉप 50 में हो सकता है रहे, बट हाँ, रैंक 1 इज लाइक अ डिलाइट। तो आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश था? एग्जामिनेशन मीडियम मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश। इंटरव्यू वगैरह हाँ, सब इंग्लिश में और ही? सारा इंटरव्यू इंग्लिश में था, लेकिन मिक्स भी था कहीं, अगर इंटरव्यू पैनल ने मुझसे हिंदी में सवाल भी पूछे तो मैंने उनकी अनुमति लेकर के मैंने हिंदी में भी जवाब दिया। या हम्म। तो यही है। तो आप जब जॉब कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कि आपको तो कम से कम 8-9 घंटे देने ही पड़ते होंगे, तो इस बीच जी। समय निकालना काफी मुश्किल होता होगा। तो क्या आप वर्क फ्रॉम होम थे या ऑफिस जाते थे, उसके बाद घर आकर पढ़ाई करते थे? नहीं, ऐसा था, हम ऑफिस में ऐसा है कि आपको देखिए टाइम निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि समय निकालना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं काफी थका हूँ, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा। तो अगर वीकडेज की बात करूँ तो आपको छुट्टियां, मतलब अगर 6 बजे के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप अपनी टाइम को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कीजिए, क्योंकि 3-4 घंटे आपके पास उसके बाद ही बचते हैं। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह भी टाइम मिल जाता है। तो अगर मैं कहूँ वीकडेज में तो 4-5 घंटे आराम से निकाले जा सकते, मतलब मैंने निकाला है। और जहां तक रही बात वीकेंड्स की, तो वीकेंड्स में पूरी तरह से फोकस्ड ऑन पढ़ाई होता था, ज्यादा कुछ इधर उधर का नहीं। तो इस तरह से मैंने मैनेज किया। और जब मेरा एग्जाम नजदीक आया तो हाँ, फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम वगैरह लिया, जब एग्जाम के कुछ दिन रह जाते थे, तो जैसे मेंस में मैंने 15-20 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम लिया था, और इंटरव्यू के लिए भी मैंने 10 दिन का वर्क फ्रॉम होम लिया, तो वो चीज आसानी से मिल गई। तो आई एम थैंकफुल फॉर द कंपनी ऑल्सो कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। बट हाँ, आई थिंक निकाला जा सकता है, आपको स्ट्रेस कम रहता है जब आप एक जॉब में होते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और फ्रीली लिख सकते हैं अपने मेंस को भी। को सब्जेक्ट के बारे में बताइए, आप खोटा भी विषय था आपका शायद? जी जी, मेरा इस बार का जो लैंग्वेज पेपर था वो खोटा था। खोटा था। तो जी। खोटा, मतलब चूंकि आप क्या झारखंड के ही हैं मूल, इसलिए खोटा आपने रखा था? जी, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ, और खोटा का जो जन्म है वो धनबाद से ही हुआ है। जो हम्म। श्रीनिवास पनोरी जी जो है वो धनबाद के ही रहने वाले हैं। तो खोटा एक ऐसा लैंग्वेज था जो आसपास के इलाके में बोला भी जाता है, धनबाद से ही सृजन भी हुआ है उसका, और घर में भी लोग उस वो लैंग्वेज का एक इफेक्ट रहता है, हमारी बोलचाल में भी रहता है। जो हम आम बातचीत करते हैं उसमें भी खोटा का बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। पहली चीज तो ये हो गई, आसान था मेरे लिए समझना भी खोटा। और दूसरी चीज थी कि अच्छा स्कोरिंग रहा है, जेपीएससी का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें खोटा एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। तो ये दो रीजंस हैं कि और तीसरी रीजन जो सबसे मेजर रीजन है वो ये है कि झारखंड, क्योंकि अब मुझे सर्विस झारखंड में करना है, और झारखंड में जो प्रमुख बोली है वो खोटा है, तो मेरे हिसाब से वो और आसान होता मुझे कम्युनिकेट करने का। तो हम्म। इसीलिए मैंने खोटा का चयन भी किया अपने लैंग्वेज पेपर में। तो हाँ, ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जिसपे इसके कारण मैंने लैंग्वेज पेपर सिलेक्शन किया। तो मूल रूप से मूल मतलब धनबाद शहर के हैं या आसपास के किसी गांव के हैं? नहीं नहीं, मैं धनबाद शहर का ही हूँ। शहर का झरिया ही में हैं। मेरा जन्म हुआ था, मैं धनबाद का ही रहने वाला तो ये इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा सवाल जो आपसे पूछा गया हो, आपको लगा कि बड़ा दिलचस्प है, अगर शेयर करना चाहें, जो बाद में तैयारी करेंगे उनके लिए मददगार हूँ। हो? जी। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, कॉर्डियल था। वो पैनल जो था वो भी कॉर्डियल था मेरे से। और इनके जो पैनल में सवाल। जी। कौन थे आपके इंटरव्यू पैनल में? मेरे में जो चेयरमैन सर हैं वही, उन्हीं का ही बोर्ड पड़ा था, खंग्याते सर का। तो हम्म। उनका ही बोर्ड था। उन्होंने, हाँ, तो कुछ प्रमुख सवाल जो कुछ धनबाद के, तो बेसिकली मेरा जो सवाल था वो पूरा का पूरा कुछ धनबाद से क्वेश्चंस थे, कुछ मेरे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन थे। तो मैं कहूंगा ओवरऑल क्वेश्चंस थे जो मेरी पूरी प्रोफाइल या पूरी जो मेरी करिकुलम बटाई है, सीवी जिसको कहते हैं, जो
रहता है ट्रैक रिकॉर्ड, उसके हिसाब से ही था। कुछ जैसे क्योंकि अब एक कोयला का एक बहुत बड़ा इशू है, और जो झरिया फायर है उसका भी एक बहुत बड़ा इशू है धनबाद में, तो उससे मेरे सवाल थे, और कैसे रिहैबिलिटेशन और सरकार उस पर क्या क्या कर रही है, तो इस पे सवाल थे। उसके बाद मेरे कंपनी से भी सवाल थे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो कैसे आज के समय में ग्रो कर रहे हैं, और आई थिंक यही से प्रमुख थे। कुछ धनबाद से और भी मूल रूप से थे कि कैसे कैसे आप साइबर क्राइम को आप कंट्रोल कीजिएगा, जो झारखंड में वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, वैसे तो पूरे इंडिया में ही है, साइबर क्राइम से भी प्रॉब्लम थे। तो यही सब कुछ सवाल थे जो मुझे बोर्ड ने पूछे थे। अच्छा, ये जी। आपने तैयारी किसी कोचिंग से की थी या ऑनलाइन कहीं से जुड़कर सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस किया आपने? मेरी जो फोकस है वो बेसिकली सेल्फ स्टडी था। हाँ, मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जगहों पे मैंने इंटरव्यू दिया था, जो जनरल कैंडिडेट्स भी सारे देते ही हैं, सो दैट हम्म। कि आप एक अभ्यस्त हो जाएं। सेल्फ स्टडी जो था, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल रहता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और मेरे बड़े भाई जो हैं वो काफी जेपीएससी में रहे हैं, तो जेपीएससी में मतलब तैयारी में रहे हैं, तो उनके उनका काफी ज्यादा मार्गदर्शन मिला। तो हम लोग दोनों ही मिल करके तैयारी करते थे, और काफी ज्यादा डिबेट डिस्कशन और ये सारी चीजें चलती थी, तो वो काफी मुझे हेल्प किया। पता चला कि जो आपके भाई हैं वो भी इंटरव्यू दिए थे, उनका नहीं हो पाया। जी जी। उनका आप किसी उन्हीं के बारे कारणवश में नहीं बता हो रहे थे? पाया। जी, क्या कह रहे हो? मतलब उन्हीं के बारे में बता रहे थे, उन्हीं के साथ जी डिस्कशन जी जी, वगैरह मैं किया? उनके बारे में बता रहा था। उनका वो हम दोनों ने इंटरव्यू दिया था इस बार, अच्छा। बट उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया फाइनल मेरिट लिस्ट पे। बट मेरा हाँ। हो गया। बट हाँ, वही हम दोनों की जो डिस्कशंस और पढ़ाइयाँ थी वो काफी काम कर गई। तो आई थिंक ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई थे, तो अच्छा ग्रुप डिस्कशन हुआ, और मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल थे, और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं अभी के समय में झारखंड में, जो कि आपको गाइड भी कर सकते हैं। तो लोग जा सकते हैं उसके ऊपर। सेल्फ स्टडी इज द की फॉर आई थिंक दिस एग्जाम। दोनों भाई आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं? जी जी, हम दोनों ही जॉब करते हैं। और माँ पिताजी लोग धनबाद में रहते हैं? हाँ, माँ पिताजी धनबाद में रहते हैं। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम दो ही भाई हैं। अच्छा, दो ही भाई हैं सिर्फ? जी जी। तो उनका अटेम्प्ट बचा है बड़े भाई का कि? जी जी, अटेम्प्ट है उनका, और वो लगे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि फेलियर इज द पार्ट टू न्यू सक्सेस, तो फिर वही है। अभी मेरे लिए खुश है वो, बट हाँ, सेम टाइम दुख भी है कि उसका नहीं हो पाया। बट वही है कि अब इस सारे चीजों के बाद, जब थोड़ा सेटल डाउन होगा हफ्ते 10 दिन के बाद, तो फिर वो लगेगा। फिर मैं उसकी भी हेल्प करूंगा कि कैसे वो अपने नेक्स्ट प्रयास में सफल हो सके। तो ये रिजल्ट सुबह 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ही निकल गया था, तो उसके बाद जी। आप फोन करके घर में बताया या घर वालों ने आपको बताया? को सबसे पहला कॉल किसका आया था आपके पास? जी, सबसे पहले तो मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई, उन्होंने ही रिजल्ट देखा था, क्योंकि रात में रिजल्ट आया था। तो हम्म। तो उन्होंने मुझे देखा रिजल्ट, और मुझे सबसे पहले उन्होंने ही बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। तो काफी खुशी हुई। और सबसे पहले फिर हम लोगों ने फिर पापा मम्मी को बताया। काफी रात में थे, सब सोए हुए थे, बट हमने सबको डिस्टर्ब किया, और उन लोगों को बताया कि रिजल्ट आ गया है, और उसमें मेरा हो गया और भैया का वैसे नहीं हो पाया। सब खुश थे। दुख तो है ही कि उनका नहीं हो पाया भैया का, बट ठीक है, मेरा हुआ तो उसके लिए सारे खुश थे। तो आपने बताया कि यूपीएससी की भी तैयारी आप कर रहे थे, तो क्या आगे जी। उसके क्या प्रयास करेंगे कि अब सेटिस्फाई हैं इससे? जी, आई थिंक यूपीएससी के कुछ अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं, बट अब देखते हैं कि आगे कैसे पैन आउट होता है, ये चीज कितनी समय मिलती है उस अटेम्प्ट को देने के लिए। अभी तो मैं इस पे ही फोकस कर रहा हूँ। हम्म। जो अब फॉलो अप, चूंकि आप भी दिल्ली में रहते होंगे तो देखते होंगे, हम लोग स्टूडेंट से जी जुड़ी हुई सारी जी एक्टिविटी देखते हैं, खास करके एग्जाम से रिलेटेड। तो जो जी। दर्शक हैं हमारे, जो जेपीएससी की तैयारी या तो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई 5 टिप्स अगर आप देना चाहें कि कैसे आपकी तरह जॉब करते हुए भी जेपीएससी की तैयारी की जा सकती है और उसमें टॉप भी किया जा सकता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने के लिए। आई थिंक ये सबसे बड़ा सवाल है जो सारे लोग पूछना चाहते हैं। आई थिंक जो 5 बिंदु आपने बोले, उसमें सबसे पहला मैं बताऊंगा अपना स्ट्रैटेजाइज करना अपने टाइम को, कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं। आपका एक शेड्यूल बना हुआ होना चाहिए, जिस शेड्यूल में आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस सिलेबस के टॉपिक को किस समय आप खत्म कर रहे हैं। जेपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि आराम से निकाला जा सकता है, बशर्ते आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हो, और उसके थ्रू आपने अपनी पूरी की पूरी तैयारी की है। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा पहली बार, कि आपको अपना टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। और ज्यादातर जो जो लोग अपने जॉब के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए।
वीकडेज में भी टाइम निकाला जा सकता है और वीकेंड्स में भी, छुट्टियों में भी टाइम निकाला जाता है। हाँ, ये नहीं कि हम कुछ इधर उधर अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीजों को छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कोई सोशल मीडिया या कुछ भी ऐसा ऑफ नहीं किया था, बट मैं अपना टाइम स्ट्रेटेजाइज करके रखता था और उसी में अपनी पढ़ाइयाँ करता था। दूसरी जो सबसे बड़ी बिंदु है वो है जेपीएससी के सिलेबस की, जो मैंने बताई आपको, काफी डिटेल्ड सिलेबस है। और मुझे नहीं लगता कि अगर उस सिलेबस की अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो कोई भी आपसे सवाल छूटेगा या अच्छे से आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सवाल मुझे नहीं लगता कि सिलेबस के बाहर आता है। ये दूसरी सबसे बड़ी चीज है। तीसरी मैं कहूंगा कि मेंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करनी। आपको आंसर राइटिंग का तरीका पता होना चाहिए, और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं आंसर राइटिंग में वो आपको पता होना चाहिए कि, और उसमें भी बड़ी बात है कि क्वेश्चन की डिमांड जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए मेंस की राइटिंग में, क्योंकि आई थिंक जो मेन मेरिट लिस्ट होती है उसमें मेंस के नंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आंसर राइटिंग का तरीका आप अपने आप को इवेलुएट करें, अपने आसपास के दोस्त यार जो भी आपकी टीम बनी हुई है या आपके जो सहपाठी हैं उनके साथ मिलिए, उनसे बात करिए और उनसे उनसे अपना आंसर चेक कराइए। आप देखिए कि उनको आपका आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं। सवाल ये है कि जो सवाल पूछा गया है और जो जवाब दिया गया है क्या वो एक साथ है या नहीं, क्योंकि कई बार इसमें ही फंसते हैं लोग कि कई बार सवाल पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथी, आई थिंक पीटी सबसे टफ नैक है क्रैक करने के लिए। मुझे लगता है कि अच्छा खासा टाइम डिवोट करना चाहिए पीटी के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपने सारी मेहनत कर ली है मेंस के लिए और पीटी ही अगर क्वालिफाई नहीं कर रहा तो आपका आंसर कभी कोई इवेल्युएट ही नहीं कर पाएगा। तो आप कितने अच्छे लिखते हो वो तभी इवेल्युएट हो सकता है जब आपकी पीटी हो, आई थिंक। और पांचवा है कि आप अच्छे से रहें, अपना मेंटल स्टेट अपना सही रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ तैयारी करने की कोशिश करें, ग्रुप बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे केस में मेरे भैया थे तो उनके साथ मैंने बनाया था और आई थिंक मेरा सफिशिएंट था। अगर किसी के दोस्त यार हैं तो उनसे भी करें और डिस्कशन करें, रादर देन ऑफ टॉपिक बात करने के। अगर हम ऑन टॉपिक बात करें जो भी सिलेबस से रिलेटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है, तो आई थिंक इट्स इजी टू गो थ्रू। लाइब्रेरी वगैरह जाते थे कि घर में ही रहकर सब पढ़ाई किया आपने? नहीं, मैं घर पे ही रह के पढ़ाई करता था। मैंने अपना एक अलग स्पेस बना रखा है घर में, जहाँ पे आराम से मैं बैठ के आराम से पढ़ाई करता था और जितने देर होते थे उतना देर पढ़ाई करता था। मेंस परीक्षा होने के बाद उसके रिजल्ट जारी होने में बहुत एक लंबा गैप रहा, इस दौरान बहुत यहाँ आंदोलन वगैरह भी हुआ। कभी आप इन जी। सब में शामिल हुए कि सिर्फ ऑनलाइन अपडेट रहते थे कि क्या हो रहा है? नहीं, मैं अपडेटेड रहता था जरूर कि क्योंकि एग्जाम मैंने दिया है तो एज अ सीरियस कैंडिडेट मुझे ये पता होना चाहिए कि अभी चल क्या रहा है एग्जामिनेशन में। तो देरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि साल भर के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि एक रिमार्केबल सक्सेस ही है जेपीएससी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। चूंकि अभी तो बहुत व्यस्तता होगी आपकी, बधाई जी देने जी वालों का तांता लगा होगा। कब आ रहे हैं जी। आप झारखंड? मैं कल झारखंड रहूंगा, रांची में। रांची? रांची में भी घर है आपका? जी जी, रांची में भी है तो रांची में ही रहूंगा। रांची में रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल। जी जी, थैंक यू सनी जी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in